हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो रेगुलर के हों या सोल के हों। जो भी स्टूडेंट है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में या ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसका सिलेबस सभी के लिए सेम है। चाहे कोई रेगुलर का, सोल का, बीकॉम प्रोग्राम का या ऑनर्स का स्टूडेंट है, चारों के लिए सिलेबस सेम है। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ एक अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम शुरू करने वाले हैं आपके इस सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट की पांचों यूनिट में से जो जो कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। पार्ट्स में वीडियो आएंगी, वीडियोस के कई सारे पार्ट्स आएंगे, यूनिट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। तो उन सभी को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, सारा कंटेंट कवर करवाऊंगा, जितना भी आपके सिलेबस के अंदर दिया है काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारा, ठीक है। जो ये मैं कंटेंट कवर करवाने वाला हूँ, ये मैं अपनी खुद की जो बुक क्रिएट करी है उसमें से करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में ये बुक परचेज करने पर अवेलेबल मिलेगी, जिसके अंदर आपको जितना भी आपका रेलेवेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सारा कवर करा गया है। उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में से लिए गए हैं, वो सारे कवर करे गए हैं। उसके अलावा आपके 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर कवर करे गए हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मेरे को डीएम कीजिए, वहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो अब आपको एक-एक करके इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मिलने वाली है। तो आप आज की इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिन लोगों के पास भी ये सब्जेक्ट है। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। तो देखिए, आ जाएगा वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें देखना है कॉम्पिटेंसी ऑफ एन एचआर मैनेजर। जो हमारी यूनिट नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले का कंटेंट मैं आपका पार्ट नंबर 1 में कवर करवा चुका हूं। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ एन एचआर मैनेजर में सबसे पहले आता है कि एक एचआर मैनेजर के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। एचआर मैनेजर नीड टू बी इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद एम्प्लॉय मैनेजर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। जो एचआर मैनेजर है वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल हो वो इतनी इफेक्टिव हो कि वो अच्छे से एम्प्लॉय के साथ, मैनेजर के साथ और जो बाहर के स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बातचीत कर सके। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो एचआर मैनेजर शुड बी एबल टू अलाइन एचआर इनिशिएटिव विद ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर उसकी ये कैपेबिलिटी आती है कि वो जो एचआर का इनिशिएटिव है, मतलब एचआर की जो स्ट्रेटेजीज बनानी है, उसे ओवरऑल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ, ओवरऑल बिजनेस की एक्टिविटी के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो एचआर मैनेजर नीड टू बी एबल टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स इशू एंड फाइंड सॉल्यूशन दैट आर इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के अंदर उसकी ये स्किल आती है कि एचआर मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम है ये जान सके कि एम्प्लॉय को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये स्किल उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एचआर मैनेजर शुड हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर ओन इमोशन एज वेल एज दोज ऑफ अदर। एचआर मैनेजर के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सके और मैनेज कर सके, और अपने अलावा दूसरे जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उनके इमोशंस को भी एक तरीके से हैंडल कर सके। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ लेबर लॉ एंड रेगुलेशन। तो एचआर मैनेजर नीड टू स्टे अप टू डेट ऑन रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन टू इंश्योर कंप्लायंसेस। जो एचआर मैनेजर है उसको सारे लॉज एंड रेगुलेशन जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उन सभी की नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो सके, उसको सारे लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस वो कर सके। नेक्स्ट है लीडरशिप स्किल। तो एचआर मैनेजर शुड बी एबल टू लीड एंड मोटिवेट देयर टीम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो एचआर मैनेजर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी टीम को लीड कर सके, मोटिवेट कर सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। तो ये आपकी कैपेबिलिटीज हैं कि एक एचआर मैनेजर की क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम की। एचआरएम का इवोल्यूशन हुआ कैसे। तो सबसे पहले पीरियड बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया था उससे पहले के पीरियड में, तो द सोसाइटी वाज प्राइमली एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विद लिमिटेड प्रोडक्शन। उस टाइम पर जो सोसाइटी थी वो क्या काम करती थी, एग्रीकल्चर का काम करती थी, वो भी लिमिटेड प्रोडक्शन में। नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट वाज लिमिटेड एंड वाज यूजुअली कैरिड आउट विद इन अ विलेज और कम्युनिटी विद अप्रेंटिसशिप असिस्टिंग मास्टर क्राफ्ट्समैन। जो क्या है स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट है, मतलब कुछ चीजें बनाने की मतलब कुछ चीजें भी बनती थी। ज्यादातर जो लोग थे वो सिर्फ खेती करते थे,
लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते थे, लेकिन वो भी लिमिटेड था और ज्यादातर कौन करता था, एक असिस्टेंट, मतलब एक तरीके से एक दो ही लोग मिलकर वो काम करा करते थे, ज्यादा बड़े स्केल पर वो क्राफ्टिंग नहीं होती थी। कम्युनिकेशन चैनल्स वर लिमिटेड, और उस टाइम पर जो कम्युनिकेशन चैनल थे वो भी कैसे थे, लिमिटेड थे। फिर आता है पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 1750 से 1850 का जो ये टाइम पीरियड था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मार्क द कन्वर्जन ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री बेस्ड। इस टाइम पर क्या हुआ, जो सोसाइटी थी वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्री बेस्ड हो गई थी, मतलब एग्रीकल्चर कम हो गई थी और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई थी। Modernization and increased means if communicating gave way to industrial setup, a department was set up to look into worker wages, welfare and other related issue। क्या हुआ था, जो मॉडर्नाइजेशन है और जो नए नए मील्स बढ़ गए थे, मतलब इंडस्ट्रीज लग गई थी, नई नई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आ गई थी और नई नई मशीनरी आ गई थी, इसकी वजह से क्या हुआ, कम्युनिकेशन बढ़ा था और एक ऐसा डिपार्टमेंट भी स्टेबलाइज किया जाने लगा जिसके अंदर वो सिर्फ वर्कर की सैलरी के बारे में, वर्कर के वेलफेयर के बारे में और उनसे रिलेटेड इशू को ही देखा करता था। फिर है पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो द टर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉ अ मेजर रिवॉल्यूशन आफ्टर 1850। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खत्म हो गया, पोस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड आया, तब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक तरीके से नया सब्जेक्ट टाइप निकल कर आया। Various studies were released and many experiments were conducted during this period which gave HRM altogether a new meaning and importance। और इस चीज पर बहुत सारी स्टडीज हुई, बहुत सारी रिसर्चेज हुई। उन्होंने क्या करा, एचआरएम को एक नया मीनिंग दिया, एक इंपॉर्टेंस दी एचआरएम को कि एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कोई चीज होती है। तो देखिए ये आपको वही इवोल्यूशन बताया है, 1890 से 1913 तक का पीरियड, फिर 1914 से 1939, 1945 से 1979 और 1980 से 1990 तक का, कि किस तरीके से एचआरएम का इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एचआरएम पॉलिसी क्या होती है। तो पॉलिसी इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन स्टेबलाइज्ड टू गाइड द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क टुवर्ड एक्सेप्टिव ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी क्या होती है, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, की हमें आगे चलकर क्या करना है उसे हम जब पहले से ही डिसाइड कर लें तो वो पॉलिसी कहलाती है। किस लिए स्टेबलाइज करी जाती है, ये परफॉर्मेंस ऑफ वर्क की हमें किस तरीके से काम करना है उसको गाइड करने के लिए ये स्टेबलाइज करी जाती है। In organizational context, policy is a statement or general understanding which provide guidelines to member of the organization for making decision in respect of any course of action। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो पॉलिसी क्या होती है, एक तरीके से स्टेटमेंट होती है जो कि हमें क्या बताती है, कि हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती है। जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें गाइडलाइंस देती है और उनको डिसीजन मेकिंग में भी मदद करती है, जिससे वो सही डिसीजन ले पाए कि हमें आगे क्या काम करना है। उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाने का काम होता है वो काम होता है पॉलिसी का। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होती है एचआरएम पॉलिसी की, तो नंबर 1, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसी गाइड द एम्प्लॉय टू टेक एक्शन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसी क्या काम करती है, जो एम्प्लॉय होता है उसे गाइड करती है कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है। Hence, they must be known and well understood by everyone in order to concentrate effort on the objective। इससे क्या होता है, सभी को पता होता है कि उन्हें क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, तो वो उसी तरीके से काम करते हैं और इससे क्या होता है, जो एफर्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेंट्रेट होते हैं, एक जगह पर लगते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन। तो एचआर पॉलिसीज फर्निशेस द जनरल स्टैंडर्ड ऑन विच डिसीजन आर टेकन। एचआर पॉलिसी क्या बताते हैं, स्टैंडर्ड बताते हैं जिसके बेसिस पर क्या होता है, डिसीजन लिए जाते हैं। वेरियस लाइन अथॉरिटी टेक डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन व्यू ऑफ एचआर पॉलिसी। कई सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एचआर पॉलिसी को देखकर ही लिए जाते हैं। दस यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन इज मेंटेन्ड इन सिमिलर केसेस। तो इससे क्या होता है, जो एक्शंस होते हैं, मतलब जो भी काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी आती है। नेक्स्ट है टू डेलीगेट अथॉरिटी। तो एचआर पॉलिसी मेक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पॉसिबल विच मींस असाइनिंग द वर्क टू अदर एंड गिव देम अथॉरिटी टू डू इट। एचआर पॉलिसी क्या करती है, काम को डिवाइड करने में, जो अथॉरिटी है उसे बांटने में मदद करती है कि किसको क्या काम देना है और उसको किसको ये करने की अथॉरिटी देनी है, उस चीज में मदद करती है। एचआर पॉलिसी गिव अ मैनेजर लिबर्टी टू चूज द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड एंड टू डिसाइड अपॉन द एक्शन। एचआर पॉलिसी से क्या होता है, मैनेजर के पास एक पावर आ जाती है कि उसे जो सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना है और इसका एक्शन कैसे डिसाइड करना है। नेक्स्ट है टू अचीव बेटर कंट्रोल। तो एचआर पॉलिसी स्पेसिफाई रिलेशन अमंग ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड वर्कर। एचआर पॉलिसी क्या करता है,
ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के और वर्कर के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज करता है। देयरफॉर ईच ग्रुप वर्क फॉर अचीवमेंट ऑफ लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी पॉलिसी कन्फ्लिक्ट। तो जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ग्रुप काम कर रहे हैं वो इस तरीके से काम करें कि बिना कन्फ्लिक्ट हुए उनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। तो दस एचआर पॉलिसी प्रोवाइड बेटर कंट्रोल। तो इस तरीके से जो एचआर पॉलिसी होती है वो एक अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है टू इवेल्युएट एफिशिएंसी। तो एचआर पॉलिसी सर्व एज स्टैंडर्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। एफिशिएंसी ऑफ अ ग्रुप में बी इवेल्युएटेड बाय इट्स परफॉर्मेंस इन लाइट्स ऑफ पॉलिसी। एचआर पॉलिसी में क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेबलाइज कर दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है जब हम उनके काम को पॉलिसी में जो स्टैंडर्ड सेट हैं उनसे मेजर करते हैं। तो हमें पता लगता है कि कौन वर्कर अच्छा काम कर रहा है, कौन वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। After assessing whether organization has achieved the desired results set in policy, the HR policy may be amended or new policy may be formulated in line in of actual performance। क्या बोला है, जब हम ये मेजर कर लेते हैं कि जो डिजायर्ड रिजल्ट था, मतलब जो हमने पॉलिसी में डिसाइड करा था कि ये चीज अचीव करनी है, वो अचीव हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई होती है तो जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होती है उसे चेंज करा जाता है, अमेंड करा जाता है, या फिर नई पॉलिसी लाई जाती है जिससे जो हमारा टारगेट था वो अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग एम्प्लॉय। तो एचआर पॉलिसी प्रोवाइड वर्कर अ सिक्योरिटी अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉय हु मे नो वेयर दे स्टैंड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, एम्प्लॉय के अंदर भी कॉन्फिडेंस लेकर आता है। एचआर पॉलिसी क्या करते हैं, वर्कर को एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी तरीके से तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा अगर ये पॉलिसी में दिया गया है। तो इससे क्या होता है, वर्कर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो उन्हें लगता है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए। इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से भी काम करते हैं। नेक्स्ट है टू मोटिवेट। तो एचआर पॉलिसी इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉय टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट गाइड द वर्कर इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। मोटिवेट कैसे करती है, तो एचआर पॉलिसी बताती है एम्प्लॉय को कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है और उन्हें गाइड करती है कि उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट रहता है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इन्वॉल्व कर रखा है, हमें अपना ऑब्जेक्टिव बता रखा है, और ये भी एक बिलोंगिंगनेस की एक तरीके से फीलिंग क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट है टू गाइड द मैनेजमेंट। तो एचआर पॉलिसी प्रोवाइड गाइडेंस टू मैनेजमेंट इन रिलेशन टू एचआर प्रॉब्लम। एचआर पॉलिसी है वो क्या करता है, मैनेजमेंट को भी गाइड करता है कि एचआर में क्या प्रॉब्लम है, मतलब जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो किसकी मदद से पता लगता है। एचआर पॉलिसी जब हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं तब पता लगता है। एचआर पॉलिसी डिसाइड हाउ टू गेट द वर्क डन बाय पीपल एंड हाउ टू बिहेव विद देम। एचआर पॉलिसी ये भी बताती हैं कि लोगों से काम कैसे करवाना है और उनके साथ कैसा बिहेव करना है। ये काम किसका होता है, एचआर पॉलिसी से ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंस हो गई कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एचआर पॉलिसी की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब बात आती है साउंड एचआरएम पॉलिसी। जो एक एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो पॉलिसी होती है उसे हम एक अच्छी पॉलिसी कब कहेंगे कि हाँ, ये जो पॉलिसी है एचआर की वो अच्छी पॉलिसी है। तो सबसे पहला आता है पॉइंट रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। तो पॉलिसी मस्ट बी केपेबल ऑफ रिलेटिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिजिकल फैक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वो रिलेट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ भी, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव के साथ भी, और जो फिजिकल फैक्टर है उनके ऑब्जेक्टिव के साथ भी। सारी चीजों से एक दूसरे से रिलेट करनी चाहिए ये चीजें, तो एक अच्छी एचआरएम पॉलिसी वो कहलाती है। नेक्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड। तो पॉलिसी शुड बी स्टेटेड इन डिफाइन पॉजिटिव क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो पॉलिसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसे अच्छे से डिफाइन किया जा सके, पॉजिटिव हो, वो क्लियर हो और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हो। तो ऐसी पॉलिसी को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और वही एक साउंड एचआरएम पॉलिसी कहलाती है। नेक्स्ट है प्रिसाइज। तो पॉलिसी शुड बी सफिशिएंटली कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रिस्क्राइब लिमिट एंड यार्डस्टिक फॉर फ्यूचर एक्शन। जो पॉलिसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सफिशिएंटली कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, मतलब जितना सिर्फ जरूरत की चीज है उतनी ही दी गई होनी चाहिए उसमें, एक लिमिट में होनी चाहिए, यार्डस्टिक होनी चाहिए फ्यूचर के एक्शन के लिए कि हमें आगे चलकर ये काम ऐसे करना है। फिर है स्टेबल एज वेल एज फ्लेक्सिबल। तो पर्सनल पॉलिसी शुड बी स्टेबल इनफ एश्योर पीपल दैट दे वर नॉट बी ड्रास्टिक ओवरनाइट चेंज। दे शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन ट्यून विद द टाइम। क्या बोला है, जो ये एचआरएम पॉलिसी होनी चाहिए ये स्टेबल भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। अब दोनों कैसे होनी चाहिए, तो पर्सनल पॉलिसी है, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड जो पॉलिसी है वो एक तरीके से ऐसी होनी चाहिए कि स्टेबल टाइप में थोड़ी सी हो, कि एम्प्लॉय एकदम से फ्लेक्सिबल ना हो जाए, मतलब एक बार में कोई भी चीज नहीं मिल सकती है, तो स्टेबल तरीके से वो चीज अचीव करी जा सके।
लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, एक तरीके से आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन में या उसके आसपास कुछ चेंज होता है तो एकदम से उसे अडेप्ट किया जा सके। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फैक्ट। तो पर्सनल पॉलिसी शुड बी बिल्ट ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट एंड साउंड जजमेंट एंड नॉट इन पर्सनल फीलिंग और अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजन। क्या बोला है, जो एचआरएम पॉलिसी होनी चाहिए वो कैसे बनी होनी चाहिए, फैक्ट और साउंड जजमेंट के बेसिस पर बनी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ किसी पर्सन के खुद की जजमेंट के बेसिस पर बनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट नंबर। तो देयर शुड बी एज मेनी पर्सनल पॉलिसी एज नेसेसरी टू कवर कंडीशन दैट कैन बी एंटिसिपेटेड बट नॉट सो मेनी पॉलिसी टू बिकम कंफ्यूजिंग एंड मीनिंगलेस। एचआरएम पॉलिसी कितनी पॉलिसी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जितनी जरूरी है कि जो कंडीशंस हमें चाहिए वो सेटिस्फाई की जा सके, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि फिर उनसे कंफ्यूजन बढ़ जाए और वो मीनिंगलेस हो जाए। नेक्स्ट है फेयर एंड इक्विटेबल। तो पॉलिसी शुड बी जस्ट फेयर एंड इक्विटेबल टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ग्रुप। जो पॉलिसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए, किसी भी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी एक ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए पॉलिसीज बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल ग्रुप हो, अगर पॉलिसी की जरूरत है तो उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रीजनेबल। तो पॉलिसी मस्ट बी रीजनेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड। पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल का मतलब एक तरीके से जो अचीव की जा सके और उस पर विश्वास भी किया जा सके। टू गेन acceptance and commitment from employee, the policy should be conditioned by the suggestion and reaction of those who are affected by policy। और एम्प्लॉय के ऊपर, मतलब जिनके ऊपर हमें अप्लाई करनी है पॉलिसी, उनसे कमिटमेंट लेने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि उनका हमें सजेशन मिल रहा हो कि अगर हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो तुम्हारे साथ ये होगा, ऐसे ऐसे होगा। अब आप हमें इस पर सजेशन दें कि आपको ये पसंद आई है या पसंद नहीं आई, इस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिव्यू। तो पीरियोडिक रिव्यू ऑफ पॉलिसी इज एसेंशियल टू कीप इन ट्यून विद चेंजिंग टाइम एंड अवॉइड ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लेंसी विद मैनेजरल स्टैग्नेशन। क्या बोला है, जो पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका हमें पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए, जिससे क्या हो, एक तरीके से हमें ये पता लगता रहे कि जो हमें अचीव करना था वो अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसमें हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 9 पॉइंट्स होंगे जो बताते हैं कि एक साउंड एचआरएम पॉलिसी कैसी होती है, एक अच्छी एचआरएम पॉलिसी कैसी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम, जो आपका इस सब्जेक्ट मतलब इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है। इसके अंदर कुछ पार्ट्स होंगे इसके, लेकिन टॉपिक ये आपका आखिरी है कि जो एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो कैसे, उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला और जो बड़ा चैलेंज है वो है वर्कप्लेस डाइवर्सिटी। ये क्या होती है, वर्कप्लेस डाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ डिफरेंस एंड सिमिलरिटी अमंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं, तो जितनी भी वैरायटी और डिफरेंस होते हैं या सिमिलरिटीज होती हैं उन लोगों के बीच में, वो चीज कहलाती है वर्कप्लेस डाइवर्सिटी, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू रेस, एथेंसिटी, जेंडर, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फिजिकल एबिलिटी एंड मोर। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, लोगों की रेसेस आ जाती हैं, उनकी एथेंसिटी आ जाती है, उनका जेंडर, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सारी चीजें वर्कप्लेस डाइवर्सिटी का पार्ट बनती हैं। Embarrassing diversity in the workplace involve creating an inclusive environment where all employees feel valued, respected and empowered to contribute to their unique perspective and talent। एक अच्छी डाइवर्सिटी कैसी होती है वर्क प्लेस में, ऐसी डाइवर्सिटी जिसके अंदर कैसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर सभी लोग अपनी वैल्यू फील करें, रिस्पेक्टेड फील करें, एम्पावर्ड फील करें और कंट्रीब्यूट कर सकें पर्सपेक्टिव और टैलेंट के लिए कि हाँ, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेंगे। वो एक अच्छी वर्कप्लेस डाइवर्सिटी कहलाती है। अब वर्कप्लेस डाइवर्सिटी के बेनिफिट क्या क्या होते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरीके के लोग होंगे तो उसका क्या बेनिफिट आएगा। सबसे पहले एनहांस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो a diverse workplace bring together individual with different background and experience, leading to wide range of idea and perspective that can drive innovation and creativity within organization। क्या बोला है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग होंगे, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के पास काफी सारे आइडियाज आएंगे, अलग अलग तरीके के काफी सारे पर्सपेक्टिव आएंगे, जिससे क्या होता है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डाइवर्स टीम आर बेटर इक्विप्ड टू टैकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस बाय कंसीडरिंग अ वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट एंड अप्रोचेस, लीडिंग टू मोर इफेक्टिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन।
क्या बोला है, अगर टीम्स होंगी वो अलग अलग तरीके की होंगी, डाइवर्स टीम होंगी, तो क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसे भी अच्छे से टैकल मतलब सॉल्व किया जा सकेगा, क्योंकि हमारे पास कई सारे तरीके के व्यू पॉइंट होंगे, अलग अलग अप्रोचेस होंगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से की, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। तो व्हेन एम्प्लॉय आर फील इंक्लूडेड एंड वैल्यूड फॉर हु दे आर मोर लाइकली टू बी एंगेज्ड, मोटिवेटेड एंड कमिटेड टू देयर वर्क, लीडिंग टू हायर रिटेंशन रेट एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। क्या है, अगर ये होगा कि हाँ, एम्प्लॉय को ये फील होगा कि हाँ, हमें हर चीज में इंक्लूड करा जाता है, हमारी वैल्यू करी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या होंगे, एंगेज्ड रहेंगे वर्क के अंदर, मोटिवेट रहेंगे, कमिटेड रहेंगे अपने काम के लिए, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का टर्नओवर कम होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय ज्यादा टिकेगा, रिटेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो डाइवर्सिटी कैन लीड टू मोर वेल राउंडेड डिसीजन प्रोसेस एज डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड कंसीडर्ड, reducing the risk of group thinking and promoting more informed and thoughtful decision। क्या है, डाइवर्सिटी से क्या होता है, वेल राउंडेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं उनके सभी के पर्सपेक्टिव को कंसीडर करा जाता है, उसके बाद जिसके अल्टरनेटिव में सबसे कम मिस्टेक्स होती हैं और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, का वो अल्टरनेटिव एक तरीके से चूज करा जाता है, तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। नेक्स्ट है enhanced reputation and brand image। तो ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रायोरिटाइज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन आर ऑफन परसीव्ड आर मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल, प्रोग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव टू टॉप टैलेंट, कस्टमर एंड स्टेक होल्डर। क्या बोला है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी को प्रायोरिटाइज करती हैं, सभी को इंक्लूड करके रखती हैं अपने सभी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, वो कैसी होती हैं, ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबल, प्रोग्रेसिव और अट्रैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और ऐसी जगह पर अच्छा टैलेंट मिलेगा आपको, अच्छे कस्टमर भी उन्हीं के पास जाएंगे और स्टेक होल्डर भी उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपकी आ जाती है इंपॉर्टेंस क्या होती है वर्क प्लेस, मतलब बेनिफिट क्या होते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के। नेक्स्ट टॉपिक आता है चैलेंजेस ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी की। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है तो उसके क्या क्या आपके चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो अनकॉन्शियस बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस कैन हिंडर द फुल इंटीग्रेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ डाइवर्स एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, अगर सही से मैनेजमेंट नहीं है तो क्या होगा, वर्क प्लेस के अंदर अगर डाइवर्सिटी होगी तो उससे बायस होगा, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाएगा अगर सही से इन चीजों को मैनेज नहीं करा जाएगा। कुछ लोगों के लिए अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे, कुछ लोगों के लिए वही डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, तो वो चीज एक क्रिएट कर देती है बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बैरियर। तो डिफरेंस इन कम्युनिकेशन स्टाइल, लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बैरियर टू इफेक्टिव कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर। कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है, मतलब अगर अलग अलग स्टाइल के लोग होंगे, अलग अलग लैंग्वेज के लोग होंगे, अलग अलग कल्चर के लोग होंगे, तो वो आपस में एक दूसरे की चीजों को इतनी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जितनी उनके सिमिलर वाले लोग समझ पाते हैं। तो इससे क्या होगा, एक कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाएगा, वो आपस में टीम के अंदर अच्छे से क्लियरली बात नहीं समझ पाएंगे, बात कर नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा, वो टीम के अंदर सही से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज। तो सम एम्प्लॉय में रेजिस्ट डाइवर्सिटी इनिशिएटिव ड्यू टू फियर ऑफ चेंज, डिस्कम्फर्ट विद डिफरेंस और परसेप्शन ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट। क्या है, जो ये वर्क प्लेस के अंदर डाइवर्सिटी होती है, इसमें क्या होता है, कई बार अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर या अपने मैनेजमेंट में कोई भी चेंज लाना है, तो ये जो लोग होते हैं डाइवर्सिटी वाले, वो इससे एक तरीके से रेजिस्टेंस करते हैं, मतलब इस चेंज के लिए मना करते हैं। और मना किस रीजन से करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ये चेंज है वो किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है। हो सकता है कुछ के लिए अच्छा हो, कुछ के लिए बुरा हो, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, उस चेंज को अडेप्ट नहीं करते हैं। तो ये एक तरीके से लिमिटेशन हो जाती है कि वो रेजिस्टेंस करते हैं चेंजेस के लिए। नेक्स्ट है लेक ऑफ इंक्लूसिव पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो इनएडुकेट पॉलिसी, प्रोसीजर और प्रैक्टिस दैट डू नॉट सपोर्ट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन कैन अंडरमाइन एफर्ट टू क्रिएट ट्रूली इंक्लूसिव वर्कप्लेस कल्चर। कई सारी इन सारी पॉलिसी के अलावा ऑर्गेनाइजेशन की और भी कई सारी पॉलिसी होती हैं, कई बार क्या हो जाता है, वो इनएडुकेट होती हैं या फिर जो वर्क प्लेस के अंदर डाइवर्सिटी होती है उसे सही से सपोर्ट नहीं करती हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो ये भी एक आपकी लिमिटेशन में ही आ जाती है कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी की आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, और यहाँ पर आपकी ये वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का कंसेप्ट ओवर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एम्पावरमेंट का। तो एम्पावरमेंट इन द वर्कप्लेस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉय टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर वर्क
मेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द ऑर्गेनाइजेशन। एम्पावरमेंट क्या होता है? वर्कप्लेस के अंदर एम्पावरमेंट का एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करा जाता है, एम्प्लॉय को सपोर्ट करा जाता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी ओनरशिप लें, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन लें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसे आइडेंटिफाई करके सॉल्व करें, और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए मीनिंगफुल मतलब उसका सही एक तरीके से डिसीजन लेकर दें, अगर कोई वर्क है उसे कंप्लीट करके दें और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दें, तो वो चीज कहलाती है एम्पावरमेंट। Empowered employee feel a sense of autonomy, responsibility and confidence in their ability, leading to increased motivation, engagement and performance। जो एक एम्पावर्ड एम्प्लॉय होगा उसके अंदर ऑटोनॉमी की फीलिंग रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग रहेगी और कॉन्फिडेंस रहेगा उसके अंदर अपनी एबिलिटीज पर उसे, और वो क्या करेगा, इस इन सारी चीजों की वजह से और ज्यादा मोटिवेशन से काम करेगा, एंगेजमेंट और परफॉर्मेंस से जिससे उसकी बनी रहे, तो वो चीज कहलाती है आपकी एम्पावरमेंट। Here are some key aspect of empowerment in workplace। वर्कप्लेस में अब एम्पावरमेंट होता है उसके कुछ पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले ट्रस्ट एंड ऑटोनॉमी। तो एम्पावरिंग एम्प्लॉय इन्वॉल्व ट्रस्टिंग देम टू मेक डिसीजन एंड टेक इनिशिएटिव इन देयर रोल। प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी ऑफ अलाउ एम्प्लॉय टू हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर वर्क एंड फोस्टर अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्या बोला है, जो एक एम्पावर्ड एम्प्लॉय होगा वो क्या करेगा, वो जो अपना वर्क होगा उसे ट्रस्टफुल तरीके से करेगा क्योंकि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क की उसी एम्प्लॉय के पास है, और उसे अगर हम ऑटोनॉमी भी दे देते हैं कि अपने वर्क पर कंट्रोल रखो, तो इससे क्या होगा, जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड गोल। तो सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स ऑफ एम्प्लॉय हेल्प देम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या बोला है कि अगर ये बता दिया जाएगा क्लियरली कि ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय से क्या चाहिए, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, उनसे क्या गोल है, तो वो एम्प्लॉय को ये समझने में मदद करेगा कि हाँ उन्हें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है। व्हेन एम्प्लॉय नो व्हाट सक्सेस लुक लाइक दे आर बेटर इक्विप्ड टू टेक ओनरशिप ऑफ द वर्क। अगर उन्हें पता होगा कि हाँ इस वर्क में सक्सेस मिलेगी और ऐसी सक्सेस मिलती है, तो फिर वो क्या करेंगे, उस वाले वर्क को अडॉप्ट करेंगे, उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर है सपोर्टिव लीडरशिप। तो लीडर प्ले अ क्रूशियल रोल इन एम्पावरिंग एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस, रिसोर्स एंड फीडबैक। एक सपोर्टिव लीडरशिप का होना जरूरी है एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि एक जो लीडर होता है वही एम्प्लॉय को गाइडेंस, रिसोर्स और फीडबैक प्रोवाइड करवाता है कि अगर तुम इस वर्क के लिए एम्पावर्ड हो जाते हो तो उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, ये सारी चीजें। सपोर्टिव लीडर इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। जो एक सपोर्टिव लीडर होता है वो क्या करता है, ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करता है, मेंटरशिप ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर पीपल टू वॉइस देयर आइडिया एंड कंसर्न। और जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करवाता है कि जो उनका आइडिया है, उनका कंसर्न है, उसे सुना जाएगा, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सुना जाएगा। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। तो एम्पावरिंग एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या बोला है, अगर हमें एम्प्लॉय को एम्पावर करना है तो हमें उसे कई सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना पड़ता है, उसका मतलब उसे कई सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ती है, स्किल बिल्ड करनी पड़ती है, उसकी कैरियर एडवांसमेंट इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं जिससे उस एम्प्लॉय को अपने वर्क की सारी नॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन एंड फीडबैक। तो रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन थ्रू पॉजिटिव फीडबैक, रिवॉर्ड एंड एक्नॉलेजमेंट कैन बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। क्या करना होता है, अगर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के अंदर रिकॉग्निशन और फीडबैक किया जाएगा तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय और ज्यादा मोटिवेट होगा कि अगर एम्प्लॉय के वर्क को रिकॉग्नाइज करा जाए, अप्रिशिएट करा जाए, उसे पॉजिटिव फीडबैक ली जाए, उससे उसको रिवॉर्ड दिया जाए, ये सारी चीजें उसे क्या करेंगी, और ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेट कर देंगी। रेगुलर फीडबैक सेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। अगर रेगुलरली फीडबैक ली जाएगी एम्प्लॉय से तो वो उससे ग्रोथ भी होगी ऑर्गेनाइजेशन की भी और एम्प्लॉय की भी, लर्निंग बढ़ेगी और इम्प्रूवमेंट होंगी चीजें। नेक्स्ट है encouraging innovation and creativity। तो empowered employee can encourage to think creatively, challenge the status quo and propose new idea। जो empowered employee है वो क्या करेगा, उसे वो encourage करेगा अपनी creativity की thinking से और अच्छे से काम करने के लिए encourage करा जाएगा उसे, चैलेंज उसे कई सारी चीजें जो स्टेटस हैंगे या जो भी चीजें हैं उन्हें चैलेंज करने के लिए तैयार किया जाएगा, नए नए आइडिया प्रपोज करे जाएंगे उसे। Creating a culture that value innovation and experiment can empower employee to explore new solution and drive organizational goal। क्या है, जो एक कल्चर दैट वैल्यू द इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा कल्चर क्रिएट करा जाएगा उस एम्प्लॉय के लिए जिसमें वो इनोवेशन कर सके, एक्सपेरिमेंट्स कर सके और जिससे क्या कर सके, नए नए तरीके के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सके।
तो ये होता है आपका एनकरेजिंग एंड इनोवेशन क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। तो इन्वॉल्व एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सीकिंग देयर इनपुट एंड वैल्यूइंग देयर पर्सपेक्टिव कैन एम्पावर देम टू फील इन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। अगर हम एम्प्लॉयज को अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, उनका जो इनपुट है वो देखेंगे और उनके जो भी पर्सपेक्टिव है उसकी वैल्यू करेंगे, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को एक तरीके से बिलोंगिंगनेस की फीलिंग लगेगी और उसे ये लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी सक्सेस के अंदर हमें भी इन्वॉल्व करती है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से भी काम करेगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो एम्पावरमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट रिक्वायर कंटिन्यूअस फीडबैक, रिफ्लेक्शन एंड एडेप्टेशन। इसका मतलब क्या है कि जो ये एम्पावरमेंट है वो एक तरीके का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये चलता रहता है, फीडबैक मिल जाती है, उसके बाद दोबारा से वही सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं ओवर करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो आपके ये 3 कंसेप्ट और रह गए हैं। 3 कंसेप्ट के बाद आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। वो तीनों कंसेप्ट हम छोटी सी वीडियो बनेगी नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा पार्ट नंबर 3, 10 से 15 मिनट का पार्ट बनेगा, उसके अंदर मैं आपको ये पूरा यूनिट कवर करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।